सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म सबको आशीर्वाद। मथे वंदामी साहेब, मथे वंदामी આજે લાઈવ માં પ્રોબ્લેમ થાય છે, લાઈવ થઈ નથી શકતું। ये जो आपको जिस तरह से ऋतुचर्या का चार्ट बताया था, यहाँ पर पहली शब्द की बात थोड़ी सी विचार करेंगे। ऋतु और चर्या, इन दो शब्दों का मेल है, तो इसमें दोनों शब्द का संयुक्त अर्थ क्या होगा? प्रवीण जी बोलिए। नहीं, विपिन भाई बोलो। ये दो शब्द है और दो शब्दों को साथ में मिला करके कहा है, तो शब्द प्रयोग इसी तरह से किया गया है। अब आपको ख्याल आ जाएगा कि ऋतुचर्या मतलब क्या अर्थ होता है इसका। आज आ रही है? हाँ बोलिए साहब, क्या अर्थ होता है? प्रवीण जी बोलेंगे, सुनाई दिया? नहीं साहिब जी, जरा मैं ध्यान में नहीं था, थोड़ी देर में ज्वाइन हो रहा हूँ, 2 मिनट। नीति बहन बोलो, क्या अर्थ क्या होता है इसका? इसका मीनिंग हुआ कि ऋतु के अकॉर्डिंग हमारा खान पान होना चाहिए, हमारा पहरावा एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू ऋतु, हमारी जो दिनचर्या है। या अभी दिनचर्या की बात बाद में, पहले क्या होगा? ऋतुचर्या शब्द जो है यहाँ पर, तो चर्या मतलब आचरण, और टाइप ऑफ आचरण बिहेवियर जो भी है, तो उसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू एवरी सीजन आ गया ख्याल में। अब अकॉर्डिंग टू एवरी सीजन में क्या क्या बदलता है? हर चीज बदलती है। खान पान बदलना ही चाहिए, वस्त्र बदलने चाहिए, कपड़े लगते हैं बदलते ही, दिनचर्या बदलती है, आहारचर्या बदलती है, सोना उठना जगना घूमना फिरना स्नान, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू सीजन। हम जिस तरह से जैसी सीजन जब हो उसके अनुरूप करना। अब ये हजारों साल पहले वाग्भट ऋषि ने, चरक ऋषि ने इन ग्रंथों का, आयुर्वेद शास्त्र का जब निर्माण किया, तब उन्होंने सबसे पहले जो है इस बात का जिक्र किया है, वर्णन किया है। वो क्यों किया है, थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की कोशिश करिए। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र का सबसे पहला मकसद ये नहीं है कि मात्र आपको औषध उपचार ही देना, मात्र रोग बीमारी ही मिटाना, इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र इसके लिए है जीवन कैसा जीना, हमारा आहार खान पान वगैरह सब कैसा हो कि जिससे बीमारी हो ही नहीं। मतलब क्या है? प्रिवेंटिव सिस्टम जो प्रिकॉशन की है, प्रिकॉशन जो है वो बहुत अनिवार्य है, जो प्रिवेंशन जो है वो जरूरी है। आयुर्वेद क्या कहता है कि पूरी तरह से खान पान, आहार, दिनचर्या आप ऐसी अपनाइए कि बीमारी आवे नहीं। ये परिभाषा, ऐसी डेफिनेशन एलोपैथी में नहीं है ऐसा। तो एलोपैथी तो जिस तरह से जैसे रोग बीमारियां हो गई
अब उनके सिम्टम देख करके ट्रीटमेंट करने के लिए एलोपैथी ज्यादा प्रयत्न करती है। और थोड़ा सा ध्यान में लीजिए, द रूट कॉज ऑफ डिजीज और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? एल्सा बेन बोलो। सर जी, रूट कॉज ऑफ द डिसीज इज लाइक जो मेन रीजन है वो, और सिम्टम्स इज वो शो अप करेगा। लाइक आपको अगर ठंडी लग रही, हाँ जी, डिजीज डिजीज अंदर कौन सी है उसका विचार न करते हुए what type of symptoms are coming, according to the symptoms they are giving the medicine just to suppress the disease. अब वो जो है सबसे खतरनाक पॉलिसी है और ऐसी होनी नहीं चाहिए। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र itself is a good philosophy also. आयुर्वेद शास्त्र में सिम्टम की चिकित्सा करने के लिए नहीं कहा है, सिम्टम सिर्फ परीक्षण के लिए, निदान के लिए होते हैं, लेकिन रूट कॉज में बेसिक जो मूल रोग है, डिजीज है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। बोलेंगे ललिता बहन? नहीं ख्याल आ रहा है। बीमारी का सिम्टम दिखेगा, वो फीवर इज नॉट सिम्टम ऑफ डिजीज, फीवर इज नॉट डिजीज, इट इज ए सिम्टम ऑफ डिजीज। बरोबर है। पहले बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ, ये बेसिक प्रिंसिपल जो फर्क है एक पैथी से दूसरी पैथी में, अलग अलग पैथी में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, थोड़ी फिलोसॉफी भी साथ में समझते जाइए, तब जाकर के आपको इस बात का ख्याल आएगा। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, जो मेन डिजीज जो है वो है अलग से, और उसकी ट्रीटमेंट करनी अनिवार्य है, नहीं कि हमको सिम्टम की ट्रीटमेंट करनी है। अभी जैसे आपने बताया, देखिए फीवर इज द सिम्टम, फीवर इज नॉट द डिजीज। आप ध्यान रखिए, फीवर का कारणीभूत मूल डिजीज अंदर कोई अलग ही है। Then we have to find out that what reason, what is the disease under root cause में. So according to the symptoms, we are ready to find out. That is called diagnostic system. अब ऋषि मुनि तो प्राचीन काल के थे, हजारों साल पहले के, वो तो वात पित्त और कफ को ही समझते हैं। उन्होंने कोई इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स कोई डेवलप नहीं किए, आवश्यकता ही नहीं थी। वो नाड़ी परीक्षण करके वात पित्त और कफ को समझ सकते थे, बहुत अच्छी तरह से ख्याल आ जाता था। और जब बहुत अच्छी तरह से ख्याल आ जाता तो उनको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरी नहीं। जो नाड़ी मतलब वात पित्त और कफ में से, शरीर में से जो दोष बना है, बड़ा है, उसको अच्छी तरह से समझ लो। समझ करके आप उसी को कैसे रोक सकते हो या बैलेंस कर सकते हो, ये उनका मुख्य लक्ष्य था। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है वात, ये है पित्त और ये है कफ। अब ये तीन जो है, ये तीनों ही हमारे शरीर के मुख्य घटक है। शरीर की रचना में ये तीनों अंगभूत है, साधन है, और कंपल्सरी दर एक प्रत्येक के शरीर में। माँ के गर्भ में बालक छोटा होता है तब भी उसके शरीर में वात पित्त कफ ही रहता है, उसी से शरीर बन रहा है। तो जब ये बिल्कुल बैलेंस में हो जाए समझे, तब ये शरीर को स्वस्थता कहते हैं, जिसको हम स्वस्थ शरीर कहते हैं। अब ये देखिए फर्क शब्द के अंदर क्या लग रहा है आपको, बोलो प्रवीण जी, बोलेंगे, पढ़ेंगे। दो शब्द में फर्क थोड़ा सा है। स्वस्थ बोलो कांति भाई, बोलो। स्वस्थ स्वाद। हाँ हाँ, तो ये शब्द इधर देखिए और ये शब्द इधर देखिए, बरोबर है। तो ये मैंने क्या लिखा है, तीनों घटक जो है शरीर के अंदर, अब ये तीनों जो है इक्वल बैलेंस में हो, वही स्वस्थ कहलाता है, वही स्वास्थ्य, उसी का शरीर निरोगी काया है। अब आया समझ में आपको?
बोलो कांति भी बोल सो। तीनों बैलेंस में होगा, वात पित्त कफ, तो ही आपका स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा, निरोगी निरोगी रहेगा। स्वस्थता इधर। अब इस शब्दों को मैं थोड़ा सा खोलता हूं, आपको यहाँ ख्याल आएगा। ये है शब्द जो बना है, ये स्व मतलब क्या है? ये आत्मा है और ये शरीर है। आ रहा है क्या? स्व आत्मा तिष्ठति, ख्याल है। अब जो शरीर वात पित्त कफ का है उसमें आजीव रहता है, आत्मा रहती है। अब वो अपने कर्म के अधीन है और उसमें अपना बैलेंस रहे। ये कौन सा कर्म चल रहा है? अशाता वेदनीय शाता वेद। जिस शाता वेदनीय नाम कर्म की प्रकृति अच्छी होगी, उसका वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। बोलो विपिन भाई बोल सो। जो आदमी का वात पित्त और कफ बैलेंस में रहेगा, वो आदमी का स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगा। उषा जैन बोलेंगे। चलो अब ये चीजें समझ में आ गए। अब जो स्वस्थ रहेगा तो उसका स्वास्थ्य निरोगी रहेगा। जीव को, आत्मा को रहना है शरीर में। अब इधर क्या है? ये ऋतुएं हैं। अब जिस ऋतु में, हर एक ऋतु के लिए जो है इन तीनों पर असर करती है, ख्याल है। अगर मूल में आप देखें कि 3 ऋतु है, 3 ऋतु देखोगे तो 4-4 महीने की एक करके 3 ऋतु हो जाएगी। आप जब 6 ऋतु देखेंगे तो 2-2 महीने की ऋतुएं बदल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन दोनों का काम है, ये हो या ये हो, दोनों ही जो है ऋतुएं आपके शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस तोड़ती है। वो अलग अलग तरीके से ऋतुएं, जो सीजनल चेंजेस है, वो जो भी चेंजेस आएंगे वो आपके शरीर के वात पित्त कफ पर इफेक्ट जरूर करेंगे सर। अब हमारा कर्तव्य, हमारा ज्ञान अगर हमारे में हो बरोबर, तो हम ऋतु को तो नहीं बदल सकते, ऋतु के साथ हम अपनी ऋतुचर्या को बदल सकते। आ रहा है समझ में आपको? ये चर्या है साहब। अब इस चर्या को बदलने के लिए अब आप ध्यान देंगे, ऋतु हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज अंडर नेचर, एंड नेचर इज चेंजिंग। When the nature is changing, you have to change with the nature yourself. If the nature is changing, but you are not changing, then there will be upside. You see, if you are changing, but nature is not changing, सारी समस्या बिगड़ जाएगी। अब इसके लिए हमको बरोबर सोच समझ करके बोलना है। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि जैसे नंबर 1, अब आपको देखना है कि ऋतु में परिवर्तन हो गया, लेकिन आपने में कोई परिवर्तन नहीं किया। नंबर 2, ऋतु में परिवर्तन हो गया और आपने चर्या में भी परिवर्तन कर लिया। नंबर 3, ऋतु में परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी आप अपनी चर्या में परिवर्तन कर रहे हो। नंबर 4, ऋतु में भी परिवर्तन न हो, चर्या में भी परिवर्तन न हो। बोलिए अब सोच समझ करके कौन बोलेगा सही ढंग से? बिना बेन बोलो। हाँ, ऋतु परिवर्तन होता है तब ऋतु परिवर्तन करते हैं, सॉरी ऋतु में परिवर्तन होता है तो चर्या में परिवर्तन नहीं करते हैं, और ऋतु में परिवर्तन करते हैं तो होता है तो चर्या में भी परिवर्तन करते हैं। ऋतु में परिवर्तन नहीं है लेकिन चर्या में, हर चर्या में परिवर्तन किया, और ऋतु में भी परिवर्तन नहीं हुआ और चर्या में भी परिवर्तन नहीं हुआ। आपने तो खाली लिखा हुआ पढ़ लिया,
अब समझाइए ना, बैलेंस में आपको हाँ, कैसे हाँ, समझ में आ रहा है? सीजन एग्जाम्पल क्या दे सकते? सीजन चेंज हुआ तो जैसे विंटर स्टार्ट हुआ तो हमने खाना में ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, फिर गरम सब ऐड किया, स्पाइसेस ऐड किया और स्वेटर ऐड किया कपड़ों में। आप नंबर 1 के लिए आपको क्या एग्जाम्पल देना है? सीजन बदलते Sorry, हुए भी हाँ, आपने अपने आप हाँ, डाइट में, फूड में, स्टाइल में कोई चेंज नहीं चेंज किया। नहीं किया तो हाँ, आप बीमार जरूर हो। हाँ, ये बराबर। बीमारियां जरूर आएगी। मत बोलना कि कर्म का उदय हुआ, कर्म का उदय हुआ, ऐसा मत बोल देना। अब से ये नेचर चल रहा है, ये नेचर के साथ है, और आपने अपने चर्या का परिवर्तन किया कि नहीं किया। अब चर्या के अंदर आपको कितने लेना है? 1 2 3 4 5 जो भी लेना है, चर्या का परिवर्तन आपको किस समय किस तरह से कैसे करना है, आ रहे हैं ख्याल में? अब ऋतु को तो आप रोक नहीं सकते हो, ऋतु तो बदलने ही वाली है। जैसे कांति भाई आपने कहा था कि इंडिया के अंदर 6 ऋतु सीजनल जो है चेंजेस बरोबर आते रहते हैं, बदलती रहती। अब बाकी के सब दुनिया के सब देश है, करीब करीब 195 के ऊपर देश है पूरी दुनिया में। अब सब जगह पर 6 ऋतु का समय पर परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? नहीं। आपके कनाडा में किस समय कितनी ऋतु रहती है आपको, और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां जहां पर, क्योंकि एक ही तरह की ऋतु सब जगह नहीं रहती है। अभी इंडिया के अंदर रेनी सीजन चल रही है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि पूरी दुनिया में सब जगह रेनी सीजन चले, नहीं। कहाँ गर्मी चलती है, कहाँ ठंडी चलती है, ये है अलग अलग। क्योंकि जो ईसुवृत्त और विषुवृत्त के ऊपर जो दुनिया के देश है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के क्षेत्र में जो दुनिया के अलग अलग देश है, तो चेंजेस तो आएगा, सब जगह पर आएगा। हमारे लिए शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र ने क्या बताया? whenever the season is changing, you must change everything in your life. डे टू डे लाइफ के अंदर लाइफस्टाइल एंड फूड स्टाइल, वी आर मेकिंग द 2 स्टाइल्स बेसिकली, आ रहा है ख्याल में? तो जैसे ही ऋतु के अंदर चेंजेस आया, नंबर 2 चेंजेस आया, आपने चेंजेस किया है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ख्याल है? रिजल्ट की बात जो यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें आप बीमार पड़ेंगे, इसमें नहीं पड़ेंगे, ये आपको देखना है, समझे कि नहीं? आपको ये देखना है कि कहाँ पर दुनिया के कई देशों में ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। चौथा नंबर क्या कह रहे हैं? अगर दुनिया में किसी ऋतुओं का परिवर्तन होता ही नहीं है साहब, तो उसको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि हम मेमोरी से चलते हैं। 90% लोग जो है वो अपनी मेमोरी से चलते हैं, याददाश्त के हिसाब से। हमारे घर में रोज ऐसा खाना होना ही चाहिए। किसी के घर में एवरीडे तुअर की दाल और चावल अनिवार्य हो गया, नहीं हमारे यहाँ तो चावल दाल तो बनता ही बनता है, अनिवार्य बनता ही बनता है। तुअर की दाल ही हमेशा बनती है साहब, ये तो हमारे नहीं, बिना उसके तो पेट ही नहीं भरता है। आप सब कुछ खाओ, कितना भी खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन अगर तुअर की दाल और चावल नहीं खाया तो पेट नहीं भरता है। अब क्या करना सर? और यहाँ आयुर्वेद शास्त्र ना कहता है हर एक पदार्थ के साथ में अब 12 ही महीने आपकी जो भी ऋतु चलती रहे तो आपको तुअर की दाल नहीं खानी है। તમારે ત્યાં શું રિવાજ છે કાંતિભાઈ, બોલો? મારે ત્યાં તુવર દાળ ખવાય છે, ચણાની દાળ ખવાય છે, ઉડદની દાળ ખવાય છે। હવે ખાતે છે। अब आपको समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सीजन आपको नॉलेज ये रखना है कि अगर ऋतु बदल गई, अभी रेनी सीजन आ गई, तो तुअर की दाल खानी कि नहीं खानी? बोलो नीति बेन, बोलो। महाराज जी मुझे इसके बारे में नहीं पता। आपके यहाँ क्या चल रहा है? आप तो बनाती हो ना घर में रसोई?
जी कि जी बाहर से पैकेट फूड लाते? नो 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 महाराज जी, फ्रेश फूड आपके बनाती हूँ। एंड हाँ, तो क्या बनाते हैं रोज? कभी तुवर दाल, कभी वो उड़द एंड चना की मिक्स दाल, कभी ब्लैक उड़द एंड प्लस चना दाल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट दाल्स बनती है, ऐसे फिक्स नहीं है। संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, ऐसा लिस्ट है क्या? नहीं महाराज जी, रोटेटिंग चलता है, राजमा भी बनता है, चना भी बनता है, सब कुछ बनता है, एक फिक्स्ड आइटम नहीं है। अच्छा, सब कुछ चलता है। अब आपको ये सोचना है कि किस सीजन में क्या चलना चाहिए, किस सीजन में क्या नहीं बनाना चाहिए। आपको है कि आप all the ladies generally, either they have the proper knowledge how to cook the food, what to cook the, otherwise only they have to art that cook the food. आज चना की दाल बनाई, कल तुअर की दाल बनाई, परसों उड़द की दाल बनाई, बड़ी अच्छी जो है स्वादिष्ट बनाई। आपको स्वाद का ख्याल है कि किस सीजन में कौन सी दाल चलती है, कौन सी दाल नहीं चलती। सवाल नॉलेज का है। हम ये क्लास क्यों चला रहे हैं? फॉर द प्रॉपर पर्पस ऑफ नॉलेज। ख्याल है मुझे तुअर की दाल से उड़द की दाल से कोई फर्क नहीं। फिर कांति भी बोलेंगे हमारे ત્યાં આ ખવાય અમને જ્યારે જે ભાવે તે ખાય, જ્યારે જેને જે ભાવે તે ખાય। બનાવનાર પણ એ રીતે જ્યારે આજે આ બનાવ્યું તો રોજ રોજ શું તુર બનાવ લો, આજે અડદ ને કાલે ચણાની દાળ। ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी चॉइस और इच्छा अलग चीज है, और अकॉर्डिंग टू सीजन ये कह रही है कि अभी रेनी सीजन के अंदर चना की दाल नहीं बनाई जाती है, उड़द की दाल नहीं बनाई जाती है, तुअर की दाल नहीं बनाई जाती है। कितने कब तक है रेनी सीजन? रेनी सीजन इज फॉर अप टू 2 months कंपल्सरी। अब आपके वहाँ कितने महीने हैं, ज्यादा है कि कम है कि कैसा है? तो यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिक शास्त्र है। क्यों है शास्त्र ऐसा? ऋषि मुनियों ने क्यों बनाया है? सीजन सीजन के साथ आपका शरीर, शरीर के साथ आहार, आहार के साथ वात पित्त और कफ। अब ये कब बढ़ती है, कब घटती है, कब बढ़ना होता है, कब घटना होता है, ये हमको सीखना है साहब। उनको कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा है, ऋषि मुनियों ने ये कहा है कब आपको उड़द की दाल खानी है, कब आपको चने की दाल खानी है, कब आपको चने की दाल नहीं खानी है, किस सीजन में आपको तुअर की दाल नहीं खानी है। अभी ये रेनी सीजन चल रही है, अगर आपने चने की दाल, उड़द की दाल खाई तो आपको बीमारी होगी। ऑल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो है और ओवर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको रेनी सीजन में होगी। अगर आपने रेनी सीजन के अंदर मूंग की दाल बनाई, छिलके वाली मूंग जो है वो बनाई, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी नहीं बढ़ेगी। आपको ये समझ के चलना है। अब ये चार्ट मैंने जो चारों, तो मतलब क्या, हमारे प्राचीन काल में हमारे पूर्वज बाप दादा वगैरह जो थे, जिनको औषधियों के साथ जीने की आदत नहीं थी। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जरा ध्यान से सुन करके कांति भी जवाब दे दो। औषधियों को आहार की तरह से लेना चाहिए या आहार को ही औषधियों के तरीके से लेना चाहिए? अशोक जी गैलरा जी बोलेंगे। आहार को औषधि तरह लेना चाहिए। आहार को औषधि की तरह लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलिए समझ, तो क्या क्या रसीला बहन बोलो। आहार को औषधि की तरह लेना चाहिए गुरुजी। जवाब देने में सब होशियार है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बम्बई के वालकेश्वर में 50% लोग जो है रोटी 2 नहीं खा सकते, गोली 22 खाते हैं। वो औषधि ले रहे हैं कि आहार ले रहे हैं? औषधि। औषधि को आहार के जैसे ले रहे हैं। अब वो औषधि मतलब रोटी 2 नहीं खा सकते हैं, और वो भी कौन सी, एकदम कागज के जैसी, जो आपने देखी हो ना सूरत की, जिसमें ऐसे करो ट्रांसफर दिखाई दे। रुमाली। अब कागज के, और फिर भी 2 रोटी ना खा सके, और पूरे दिन के अंदर ये गोली ये गोली ये गोली, इतने बजे पूरे घर के अंदर सबका चार्ट अलग अलग लिखा है। आ दादा नो चार्ट છે, આ દાદી નો ચાર્ટ છે, આ મમ્મી નો ચાર્ટ છે, આ અંકલ નો ચાર્ટ છે, એમનું નામ છે, એમને 7 વાગે આ ગોલી, 8 વાગે આ ગોલી, 9 વાગે આ ગોલી, જમવા પહેલા આ ગોલી, જમવા પછી આ ગોલી, જમવા
और पूरे दिन भर मैं देखकर अब सब घर गोचरी जाते, हम लोग तो घरों के अंदर देखते, मैंने कहा ये क्या लगा हुआ है? મારા સાહેબ કે પછી ભૂલી જવાય છે, ધ્યાન નથી રહેતું, એટલે બધાના ચાટ लागेला છે, बस दवा दवा दवा। अब ये क्या तरीका है? इसको स्वस्थ कहते हैं क्या? दवाई लेकर के शरीर को स्वस्थ रखना ये सबसे बड़ी भूल है। आप आहार को बदल करके शरीर को स्वस्थ रखिए। मैं सब जगह पर अशाता वेदीय कर्म नहीं बोल रहा हूं। आपने जब ऋतु परिवर्तन हुआ तो आपको अपनी चर्या बदलनी है। जैसे आप देखिए विंटर सीजन आती है तो लोग उलन कपड़े पहनते ही हैं। आप स्वेटर है, शॉल है, ये उलन है, तो वही क्या आप स्वेटर और शॉल जो है आप समर सीजन में पहनेंगे? नहीं। विंटर के बाद जब आते ही समर सीजन आएगी, बदलेगी, तो आप कपड़े बदलते हो। अब कपड़े बदलते हो, बदलती दिनचर्या आपकी बदलते हो, तो ये भी बदलिए ना, खाना भी बदलिए आप, भोजन आपको जैसे जैसे सीजन बदलती है आपको भोजन बदलना है। अब सवाल कहाँ आता है? सीजन के अंदर भी जो सीजन जिस समय भी चलती है, हमको यहाँ पर ये देखना है, ये अभी यहाँ से सूर्योदय है और ये चलते चलते एक सीजन आए, दूसरी सीजन आए, तीसरी सीजन आए, अब यहाँ पर आएगा तब जो है एंड होगा। सन जो है इधर से निकल, इधर से अगर जब जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस तरह से जो है कहाँ पर किस सीजन में कहाँ आए। अब इसके साथ में आपको क्या बोल रहा हूँ? सीजन के अंदर जिसका नाम दिया है संधि ऋतु, बोलो गैलड़ा जी बोलेंगे आपको इस शब्द से क्या अर्थ समझ में आ रहा है? ये जैसे ऋतु के अंदर आता है वैसे संधि ऋतु, जैसे जैसे सीजन बदलता है वैसे वैसे आहार की चर्या भी बदलनी चाहिए ऋतु अनुसार। जॉइंट ऋतु, दो का चेंजेस जब आएगा तब उसको जॉइंट। हाँ बोलिए। दो ऋतु का मिलन, बोलो। दो ऋतु का मिलन होता है तभी संधि ऋतु कहलाई जाती है। जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु बदलती है तो जो बीच का समय है उसको संधि कहते हैं। बस हो गया ना, अब दूसरी बार मत बोलना, वापस डबल डबल बोलेंगे। बोलो सीमा जैन, वैशाली जी ओसवाल, ये सब दरवाजे बंद करके बैठ। हाँ डॉक्टर नंदिनी बेन छे, बोलो। नहीं, चलो अब ये जो है आपकी जो सीजन आए तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर कितने 6 ऋतु के हिसाब से चलते हैं तो आप इसका ये पीरियड 1 वीक और एक पीरियड 1 वीक, ये 1 वीक और ये 1 वीक, अगर आप 3 ऋतु के हिसाब से चलते हैं तो दोनों में 2-2 वीक का अंतर आ जाएगा, समझेंगे। अब यहाँ से जो सीजन आपकी चलती आ रही है, जो सीजन चलती आ रही है वो 2 महीने की है, लेकिन यहाँ आते आते थोड़े दिन में 5, 7, 7, 8, 10 दिन में वो सीजन धीरे धीरे कम होगी और दूसरी सीजन आने लगेगी। जैसे आप दिन में धूप, रात को ठंडी, आ रहा है ना ख्याल में? जैसे ही विंटर में से आप आगे निकले, वसंत ऋतु में से गर्मी की समर सीजन में आएंगे तो 1-2 सप्ताह जो है वो धीरे धीरे ठंडी घटती जाती है और फिर गर्मी बढ़ती जाती है। दिन में गर्मी होती जाती है, रात को ठंडी बढ़, तो आपके शरीर को जो है डबल चेंजेस करना पड़ता है। दिन में क्या खाना, रात को क्या करना, कैसे करना, क्या करना, ये इसका नाम दिया है यहाँ पर ये संधि ऋतु। अब ये संधि ऋतु है इसलिए आपको ख्याल आएगा, तो ये सब जगह पर होना ही होना है। एक तरफ तो जो है आपको ये देखना है। अब ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये संधि ऋतु मैक्सिमम बीमारियों का कारण बनती है। क्यों बनती है? आ रहा है ख्याल में आप? मैक्सिमम बीमारियों का कारण ये संधि ऋतु, मैक्सिमम लोग इस संधि ऋतु में बीमार पड़ते हैं साहब।
तो ये कारण क्या है इसका? बोलो सर जी। बोलिए। सुनीता जी जैन, सुनीता जैन लिखा हुआ तो है नाम, तो दरवाजा बंद है। साहिब जी बोलिए। सुनीता आंटी प्रकाश का, जी शाह। साहिब जी मैं बोलूं? पूजा, पूजा परवीन जी, जिनय, अमिता जी कोठारी, चलिए बोलिए। हाँ बोलो। हाँ साहब जी, उसमें क्या होगा कि आपने जैसे बताया कि जैसे ऋतु के अनुसार खाना चाहिए, बट जब दोनों ऋतु मिक्स हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी ऋतु अभी चल रही है, तो उसके अनुसार क्या खाना खाए। तो दैट मे बी द रीजन लोग ज्यादा बीमार होते हैं। सबको अपने अपने एक्सपीरियंस में ऋतु के परिवर्तन का ख्याल आता है। ओके। कोई नई ख्याल आता है, नई समझ में, ऐसी बात नहीं है। ऋतु परिवर्तन तो होती है तो हमारे शरीर में टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, हमारे शरीर में भी चेंज आते जाएंगे सर। लेकिन आपके मेमोरी से जो खाना है, एक तो हमने क्या दिमाग में बना लिया, मेमोरी में सेट कर लिया कि ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी कंटेन द टेस्ट। Anything we are eating, anything we are putting in our mouth, it should be having that type of taste. Without taste, we are not eating a single thing. हर चीज के अंदर आपने टेस्ट बना दिया, हर चीज के अंदर। मतलब अब टेस्ट लाने के लिए क्या है? मसाले हैं, नमक है, शक्कर है, खट्टा मीठा या तीखा खारा के लिए ये हमारे सारे मसाले हैं। अब आपको किसमें मिर्ची चाहिए? यहाँ हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं, एक मुरमुरा खाना है ना, चना भी खाना है तो नमक मिर्ची डाल के, ये तकलीफ है। अब बिना नमक मिर्ची की एक वस्तु खाने को तैयार। अब क्या करना था? यहाँ तक के लोग एक्सपर्ट मैं बताऊं हिंदुस्तान में कि वो फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स में भी किसी को कुछ डालना है, किसी को कुछ डालने की आदत है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। તમારે ત્યાં તો કાંતિભાઈ નહીં નાખતા હોય ને કઈ? બધા નાખે છે, આ હવા અહીંયા બી લાગી ગઈ છે। अब ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे फ्रूट जो है उसका नेचुरल टेस्ट होता ही है, हर फ्रूट का अपना अपना नेचुरल टेस्ट। तो आपको फ्रूट का भी ओरिजिनल नेचुरल टेस्ट नहीं लेना चाहिए। अब क्यों उसमें शक्कर डालो, क्यों इसमें ये डालो? अरे आम तो मिठाई होता है ना, तो फिर आम में शक्कर डालने की जरूरत क्या? अब वो जा करके और जो है डायबिटीज को बढ़ाएंगे सर। अब ये तकलीफ है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ हिंदुस्तान में, भारत के अंदर महिलाएं, अधिकांश महिलाएं एक तरफ रस निकालती है आम का और दूसरी तरफ शक्कर का पानी तैयार रखती है, तीसरी तरफ कोई दूध तैयार रखते हैं या दूध में शक्कर डाल के तैयार रखते हैं। नहीं केम तो कि आज मेहमान आव्या छे ने, आज मेहमानों माटे स्पेशल जे छे तो और डबल शक्कर डालकर मेहमानों को पिलाए। तो मेहमान ने भले डायबिटीज थाय, आपणो शुं काम छे? आपने तो आपने जोवानुं, आपनुं हारुं लाग्युं ने फर्स्ट क्लास एकदम करीने खवડાવ્યો, रस पूरी जमीने गया, साहेब राजी થઈ ગયા, અમારી વાવા કરશે, હવે ઈ જશે એમને ડોક્ટર ને ત્યાં, આપણે શું લેવા દેવા? ये ऐसी मानसिकता मत बनाइए। ऐसी मानसिकता बनाने से आप खुद भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं साहब। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब पहली बात, नियम ये है, किसी भी फ्रूट्स में और किसी भी ड्राई फ्रूट्स में आप कोई कुछ भी ऐड करने की भूल मत करिए। जो नेचर ने दिया है, नेचुरल चीज है, प्राकृतिक है, वही लीजिए। नहीं तो कोई किसी फ्रूट में नमक डालता है, कोई किसी फ्रूट में जो है शक्कर डालता है, कोई किसी फ्रूट में और। अरे करने की जरूरत क्या है? आंवला जो है, आंवला बहुत अच्छा बेस्ट फ्रूट है। अब आंवले का नेचर जो है उसमें खटास क्यों है कि नींबू से 100 गुनी विटामिन सी की मात्रा आंवले में है। उसमें आपको शक्कर डालने की जरूरत क्या है? उसमें नमक डालने की जरूरत क्या है? क्यों डालो नमक? आंवले का जो गुणधर्म है वो हमारे लिए, आंवला इट इज वन टाइप ऑफ रिजुवेनेटिव, वो रसायन है, पूरे शरीर का जो है बिल्कुल कायाकल्प करता है, उसका नाम आंवला है। बोलो।
कायाकल्प शब्द आपकी समझ में आ रहा है? शरीर का पूरा नया रूप करना, वापस शरीर को पूरी तरह से वापस नए तरीके से सज्ज करना, समझे कि नहीं? तो वो काम कायाकल्प शब्द दिया है। अब वो करने की क्षमता आंवले में है। और एक बात आप नोट्स कर लीजिए अशोक जी, दूसरा कोई भी फ्रूट दूध के साथ नहीं खाया पिया जाता है, लेकिन आंवला इतना खट्टा होने के बाद भी दूध के साथ खा सकते हैं। नींबू की खटास से दूध फट जाएगा, लेकिन आंवले की खटास से दूध नहीं फटेगा। आप देखिए समझे, सबकी खटास एक सरीकी नहीं है। इमली की खटास, कोकम की खटास, दही की खटास, नींबू की खटास, आंवले की खटास और क्या क्या जिसकी भी हो, अमचूर की खटास, ये सब एक तरीके नहीं है, सबके गुणधर्म अलग अलग। आंवले की खटास इतना फायदा करेगी, लेकिन इमली की खटास आपने खाई तो आपके घुटने पकड़े जाएंगे, आपको बीमारियां शायद। तो ये समझना है हमको, समझे कि नहीं? अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या चेंजेस कब कैसे करना, अब ये हमको आहार भले मेहमान आकर खाए या हम अपने घर में खाए, दोनों के लिए अगर देखना है तो ऋतुचर्या को देखो। कभी मेहमान समर सीजन में भी आ जाएंगे, कभी हो सकता है मेहमान रेनी सीजन में भी आएंगे, कभी मेहमान विंटर सीजन में भी आएंगे, कभी इट में पॉसिबल दे में कम इन द स्प्रिंग आल्सो, इन एनी सीजन यू सी। तो हमारे घर में सीजनल रसोई बनेगी, सीजन के अनुकूल रसोई बननी चाहिए। बिना सीजन के, ऋतु के विपरीत आप बनाएंगे तो वो आपके बीमारी का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया था, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होना, इसी को कहते हैं बीमारी। बोलो ललिता बहन, बोलेंगे? वात पित्त और कफ का इनबैलेंस होना ही बीमारी है। हाँ, अब वो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस क्यों होता है? आपने गलत तरीके से खाया, गलत समय पर खाया, गलत वस्तु के मिला करके खाया, ऐसे कोई भी कारण जो है वो आप जो है आपके बीमारी का कारण बनती है। तो ये हमको पहले समझ लेना चाहिए था। अगर हम ये समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप खुद ही अपना आहार बिगाड़ेंगे नहीं। आ रहा है ख्याल में? सीमा जी, सीमा ने लिखा, बोलेंगे? तो यहाँ हमको क्या करना है, मैंने अभी आपको ये बता रहा था, जॉइंट सीजन, दो ऋतुएं इकट्ठी होती है। सुबह में कौन सी सीजन होती है, रात को कौन। आपने देखा है समर में भी डे टाइम में टेम्परेचर 44 चला जाता है, 45 चला जाता है, 40 तक चला जाता है, 50 तक चला जाता है। वही जो है रात के टाइम में आफ्टर दैट सनसेट, रात को 12 बजे 2 बजे वो 35 और 30 पर ही रहता है। तो कितना चेंजेस आ गया। दिन में आपको शरीर कैसा रखना है, रात को आपको शरीर कैसा रखना है, ये जब संधि ऋतु होती है, ख्याल है कि नहीं, तभी होता है। अब आप देखेंगे फरवरी मार्च के बीच में ही कोरोना आया है। कोरोना के केसेस फरवरी मार्च में ही ज्यादा बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? वो वसंत ऋतु का काल है। वसंत ऋतु के अंदर पित्त का प्रकोप बढ़ता है। पित्त प्रकोप में बढ़ने के बाद भी वैसी चीजें खाई जाए जो पित्त को और बढ़ाने लग जाए। अब जैसे 12 महीने की एक सरी का आहार, कई लोग चाय 12 महीने पीनी है। बोलिए साहब, चाय 12 महीने पीने जैसी है क्या? नहीं है। बोलो कांति बेशु को तो चाय 12 महीना, चाय 12 महीना चाय। हाँ, पीते हैं 12 महीना। 12 महीना मतलब 365 दिन। अब आप 365 दिन रोज सुबह उठकर चाय। अब आपने तो कभी ऋतु का विचार ही नहीं किया। 3 बार। अब आपने तो ऋतु सीजन का तो कभी कोई विचार ही नहीं किया। आपने सिर्फ अपनी मेमोरी की हैबिट देखकर विचार किया। अब ये कैसी परिस्थिति है? तो आप जब ऋतु सीजन का कोई विचार ही ना करो, सोचो ही नहीं,
અમારે ગમે તે હોય સાહેબ, 12 મહિના અમારે હવારમાં ઉઠતાની હાથે ચાય જોઈએ, 100 વાત ને 1 વાત, हमारे नहीं चालते। अब ये आप करेंगे तो अब जब समर की सीजन, समर सीजन की ऋतु का कौन सा आहार है, और समर सीजन की ऋतु के आहार में पित्त बढ़ता है, और उस समय अगर आपने चाय गर्म ली तो आपका नुकसान जरूर होगा। ओवर एसिडिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर पहले हमको ये देखना है वात के रोग कितने हैं, पित्त के रोग कितने हैं, कफ के रोग कितने हैं। अब सबसे ज्यादा मैक्सिमम रोग जो है वो वात के हैं। आ रहा है ख्याल में आपको? पीयूष भाई शाह बोलेंगे। अब इस समय हम यहाँ पर ये समझे, हाँ, ये जो है वात का प्रकोप। अब वायु के साथ जो है वायु के रोग कितने हैं, पित्त के रोग कितने हैं, कफ के रोग कितने हैं। आप समझ लीजिए ये तीनों सीजन चल रही है। कोरोना किसका है? कोरोना कफ वालों का रोग है। आप समझ रहे हैं? सबको कोरोना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? किसको हो रहा है? इम्यूनिटी का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लेवल का, ऑक्सीमीटर का, सबका प्रयोग क्या? भाई कफ वृद्धि हो रही है क्या? कफ बढ़ रहा है क्या शरीर में? अगर आप ऋतु परिवर्तन होते हुए भी आपने कोई भी संधि ऋतु बदलेगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सीजन तो नेचुरल है ना, प्रकृति के घर में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। परिवर्तन तो संसार का नियम है। आपने परिवर्तन अपने अंदर किया कि नहीं किया? अपने आहार आदि की चर्या में परिवर्तन किया कि नहीं किया? और कई लोग तो ऐसे एक्सपर्ट हैं कि कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और फिर भी कफ बढ़ाने वाले ही चीजें खा रहे हैं। शायद आपके वहां नहीं हो गया, अमेरिका में, यूएस में, इंडिया में तो बहुत ऐसा। बिकॉज ऑफ दैट दे हैव नो नॉलेज अबाउट दैट। अब क्या करना साहब? जैसे मान लो कि अगर कफ बढ़ गया है, कफ हुआ है और फिर भी वो दही खा रहे हैं, तो कफ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। पता ही नहीं है साहब, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। जे थाए खावानुं साहेब, घરમાં શ્રીમતીજી બનાવે તો ખાવાનું, ને બહાર ગયા તો હોટલમાં જે લિસ્ટ હોય ને જે ભાવતું હોય ઓર્ડર આપીને પડ ખાઈ લઈએ। अरे सोचो पहले, उसके साथ जो है अपना ज्ञान सोचने की कोशिश करो कि ऑलरेडी इस समय कौन सी सीजन है, अब किस सीजन में, अगर रेनी सीजन चल रही है तो दही खाना कि नहीं खाना, अब समर सीजन चल रही है तो दही खाना कि नहीं खाना, और फिर अगर वो फ्रिज में रखा हुआ है और डबल खा रहे हैं तो भाई साहब कब तो फिर जो है बहुत फास्ट बढ़ेगा, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये सारी समस्या हमारे साथ में है। तो मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ परसेंटेज लिख रहा हूँ। अगर कफ के 40 रोग हैं तो पित्त के 80 रोग हैं, तो कफ वात के 140 रोग, 150 रोग हैं। ये ग्रुप किया गया है यहाँ पर, ये तीनों को अलग अलग ग्रुप में लाया गया है। अगर ये परसेंटेज अगर है, और ये भी परसेंटेज देश के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, काल के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब आप इसका ग्रुप करो 150 का। हार्ट डिजीज किस में आएगा? वात रोग में आएगा। कोलेस्ट्रॉल किस में आ रहा है? कफ के रोग में आ रहा है। ब्लड प्रेशर किस में आ रहा है? पित्त के रोग में आ रहा है। किडनी के जितने भी केसेस हैं वो किस में आ रहे हैं? पित्त के कारण किडनी खराब हो रही है। अब कितनी सिस्टम जो है ये सबका डिवीजन करके हजारों साल पहले जो है ऋषि मुनियों ने ये सिखाया है, समझे कि नहीं? तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी हार्ट की कंप्लेन है, थोड़ी बहुत भी, तो वो समझ लीजिए वायु के कारण। पैरालिसिस है तो वायु के कारण है, साइटिका है तो वायु के कारण है, रूमेटिज्म है तो वायु के कारण है, और आर्थराइटिस है तो वायु के कारण है। अभी लंबी लिस्ट है, समझेंगे, बहुत लंबी लिस्ट। लेकिन कैंसर है तो वो पित्त के कारण है, एसिडिटी वायु क्या होगा के कारण, गैसेस, ओवर गैसेस।
ख्याल है कि नहीं? तो जो शरीर के अंदर गैसेस वायु तो बनती है, अब शरीर के अंदर अनिवार्य है। अगर गैस वायु नहीं होगी तो मेटाबॉलिक सिस्टम ही नहीं चलेगी आपकी। लेकिन इट मस्ट बी इन लिमिट। यू सी, कहने का मतलब क्या है कि वायु तो कंपलसरी है, और शरीर में वायु है कि गैसेस कितने प्रकार के, 84 टाइप ऑफ डिफरेंट गैसेस इन आवर ऑल द बॉडी। कितने? प्रकाश जी शाह बोलेंगे? कल दरवाजा तो खोला आपने नहीं? 84। चलो 84 टाइप्स ऑफ जो है गैसेस शरीर के अंदर। अब आप ये सोचिए कि सिर के ऊपर के भाग में अलग है, हृदय में अलग है, पेट में अलग है, नाभि के नीचे अलग, सब प्रकार की गैसेस अलग अलग प्रकार की है, सब अपना अपना काम कर रही है। जो हमारी जो है बिल्कुल डाइजेशन सिस्टम चल रही है वो किस वायु से चल रही है? और हम लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो सब कुछ करते हैं, वो किससे? वो अपान वायु से चल रही है। समवायु से कौन सी चल रही है? आन व्यन से कौन चल रही है? उदान अपान से कौन सी चल रही है? ये सारा बहुत डीप नॉलेज है। इतना डीप तो मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं तो आप वैसे भी जो है थोड़े से उग जाएंगे। तो यहाँ पर ये है कि आप जिसकी जो है कंट्रोल कैसे करें। अब हमारे शरीर में ओवर गैसेस बढ़ी हुई है कि नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? जिनको सुबह उठ करके कुछ भी खाने के पहले ही डकारें आनी शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि आपके शरीर में गैसेस ओवर हो रही। बोलो रसीला बहन, बोल सो। जिसको सुबह उठ के कुछ भी खाने से पहले ही डकार आनी शुरू हो जाए तो समझ लो उसके शरीर में गैस बहुत है। हाँ, जब शरीर आपका जो है आपको सिग्नल दे रहा है, when you are driving the car on the road, you see in particular area there is a signals, और वहां पर जो सिग्नल आते हैं तो वो आपको बरोबर आपको सिग्नल दे रहे हैं। अगर रेड सिग्नल आया तो यू हैव टू स्टॉप देयर। तो आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है कब ओवर गैसेस हो रही है, कब डकारें ज्यादा आ रही है, कब गैस ज्यादा पास हो रहा है, कब आपको हार्ट के अंदर अनइजीनेस लग रही है, कब आपको उबासी ज्यादा आ रही है, जिन्हें बगासा कहवाय छे, कब आप। तो ये सारी सिस्टम जो बदलती है, क्या रहे कि नहीं, तो ये तरीका आपका है, तो आप इसमें बरोबर समझ करके चलिए। अभी कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन लोगों का कफ धातु वगैरह बदला तो नहीं है। अब आगे रेनी सीजन, इंडिया में इस समय अभी रेनी सीजन आई है, तो रेनी सीजन के अंदर फिर वापस क्या बढ़ेगा? बात बढ़ेगा। ये सीजन के साथ सबको डिवाइड किया है। रेनी सीजन में वायु का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है, समर सीजन के अंदर पित्त ज्यादा बढ़ता है, विंटर सीजन के अंदर कफ ज्यादा बढ़ता है। जब ये प्रमाण से ज्यादा बढ़ जाए तब इनके शब्द थोड़े से बदल करके यहाँ पर ये लिखा जाता है कि वात प्रकोप। अब ये प्रकोप शब्द का अर्थ क्या है? बोलो बिपिन भाई, शू कीधु हमणा? रेनी सीजन में वायु का जो ज्यादा रहता है, समर में अभी प्रकोप शब्द का अर्थ समझ में आया आपको? बोलो। हाँ जी बोलिए गोकुल जी, जय। हाँ जी, वात प्रकोप मीन्स इट इज अगेंस्ट द नेचर। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है डॉक्टर नंदिनी बहन, प्रकोप शब्द का मतलब क्या है? प्रकोप वायुना वारंवार उथला जे आवे ने एना लीधे थता रोगो। प्रकोप એટલે ઉપસર્ગ જેવો। पर मैं प्रकोप शब्द મથેણ વંદામી પ્રકોપ એટલે વાયુ એનાથી વધારે પ્રમાણમાં જ્યારે હોય ત્યારે એને પ્રકોપ કહેવાય। बहुत अच्छा है। ये कौन है? आशा बहन को फर्स्ट प्राइज है।
जब नॉर्मल वायु हमारी जो लेवल में होती है उससे 10 गुना प्रकोप कहलाती है। जो नॉर्मल लेवल में जो होती है वो तो कंपल्सरी ही है शरीर के अंदर, लेकिन जब ऐसे कारणों से इधर ऋतु और इधर ऋतु के विपरीत आहार, दो के कारण जो है वायु का प्रकोप होना, पित्त का प्रकोप होना, कफ का प्रकोप होना। बोलेंगे साहब कविता जी संघवी? नहीं? सीमा बेन, राजेश परीख, बोलिए। अब जिसको ये सब के दरवाजे बंद है, बोलो। वैशाली बेन ओसवाल, अस्तिन कुमार जी, चलो ठीक है, सब बंद है। अब ये आपको समझना है कि कब प्रकोप होगा। नेचुरल एंड नॉर्मल, द परसेंटेज ऑफ नेचुरल एंड नॉर्मल का जो इक्वल लेवल है वो है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, इक्वल लेवल अगर हमारा जो है 33% है या 30% है और ये जाए सीधा ही 300% पर, ख्याल है। कई लोगों को 1 घंटे में तो 10 बार जो है डकारें आ जाती है, कई लोगों को 1 घंटे में 10 बार तो गैस पास हो जाती है, कई लोगों को कैसे जो है, तो सबका अलग अलग है। अब ये क्यों हो रहा है कि सीजन से विपरीत आहारचर्या उनकी चल रही है और जिस तरह से उनके शरीर में वायु का प्रकोप हो गया है, फिर भी उनको जो है चने की दाल खानी है, बेसन के भजिए खाने हैं, या वही पसंद आता है, चाय के साथ कोई तीखा चाहिए, चाय के साथ कोई फ्राइड चीज चाहिए, सब बिना उसके चाय नहीं पी जाती है। कई नहीं तो चलो सेव गांठिया तो होगा જોઈએ કે नहीं, એમને એમ તો કઈ થોડી ચા પીવાતી હશે, કોરે કોરી ચા પીને શું मतलब? કેમ કાંતિભાઈ, કેમ હસવું કેમ આવે? કચોરી ખાય છે, ગલત તરીકા, કચોરી ચા સાથે જોઈએ, ગાંઠિયા જોઈએ, ફાફડા જોઈએ, कचौरी જોઈએ। तो ये आपकी आदत के कारण है, आपके नॉलेज के कारण है, आपकी मेमोरी के कारण है, कि आपका जो है बिल्कुल उल्टा चलने का स्वभाव है, कुछ नहीं। न तो ऋतु का ज्ञान है, न शब्द को समझा है, न वात पित्त कफ की प्रकृति को समझा है। हमें हमारी मेमोरी से खाना है। चाय होए तो एनी हाथे कंईक तो જોઈએ ને, પછી એમને એમ तो कई कोरी चा थोड़ी पीवाय। तो ये आदतों से लाचार बन गए हैं आप लोग। अब आपको मालूम है सेव भी हो, गाठिया भी हो, तो बेबी बेसन के आकर बनने करके आएगी और वो तली भी गई है और फिर वापस उसके ऊपर नमक मिर्ची भी आ गई है, फिर भी आप चाय के साथ पी रहे हो, खा रहे हो, तो निश्चित आपका पित्त प्रकोप बढ़ने ही वाला है। ये कंपल्सरी है। जो भी आपने रखा है तो उसके साथ ये बढ़ेगा। बोलो હવે કાંતિભાઈ, एक दिवस આખું જે છે 1 કલાક 2 દિવસ ખાલી ચાય ઉપર લઉં, फिर आप दिन में कॉफी कॉफी दिन में चाय कॉफी, एक बार 1-2 लेक्चर जो है चाय पर लेता हूँ, 1-2 लेक्चर कॉफी पर लेता हूँ, फिर आपको गांठिया पर लेता हूँ। अब ये मैं करने जाऊँ एक आइटम लूँ तो 10 साल। मैं जिंदगी में यहाँ पर 4 बार पीता था, उसमें 2 बार आ गया हूँ। अभी 1 बार ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ सवेरे पीने के लिए, वो भी बाजरे के रोटले के साथ। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे बड़ी आप सीजन का भी ध्यान नहीं है, शरीर का भी ध्यान नहीं है, वात पित्त कफ का प्रकोप का भी ध्यान नहीं है। आप अपनी हैबिट पर चल रहे हो। आपने 4 बार का 3 बार, 3 बार का 2 बार, तो आपने किसके ऊपर, चाय के ऊपर उपकार किया है क्या? चाय के ऊपर थोड़ी उपकार करना है, आपको करना है अपने शरीर पर उपकार करना है। कोई भी चीज अगर गलत है, हमको समझ में आ रही है, तो उसको धीरे धीरे 4 बार से 3 बार, 3 बार से 2 बार, 2 बार से 2 महीने के बाद, फिर 1 महीने के बाद। अब मैं क्यों कहूँ भाई साहब, कोई मेरे ऊपर थोड़ी उपकार करना है आपको। मेरा काम यहाँ पर जो है, आई एम गिविंग यू द प्रॉपर नॉलेज। आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू कुक द फूड। माई ड्यूटी इज ओनली दैट आई वांट टू गिव यू द प्रॉपर नॉलेज ओनली। We agree, महाराज साहब, agree। अब वो जो नॉलेज है, तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ
मतलब आयुर्वेद के ग्रंथ रचनाकार जो है, शास्त्र बनाने वाले जो है, चरक संहिता बनाई, वाग्भट्ट ऋषि ने बनाया और अष्टांग हृदय बनाया। अब आप क्या बोलेंगे, उस समय तो उनके टाइम में तो चाय कॉफी थी नहीं, क्योंकि वाग्भट्ट ऋषि हुए 3000 साल पहले, अब चरक ऋषि हुए 2500 साल पहले। उनके टाइम में कहाँ चाय कॉफी थी, वो थोड़ी लिखेंगे चाय कॉफी, उनको क्या मालूम है। उनको चाय कॉफी से मतलब नहीं था, उन्होंने ऋतुचर्या के साथ आपका पित्त बढ़ रहा है वो गणित करके लिखा है। इसमें मैंने यहाँ शब्द लिखा है प्रकोप। प्रकोप का सीधा तात्पर्य हो गया कि इतने प्रतिशत शरीर के अंदर बढ़ना। अब इतने प्रतिशत आपके शरीर में बढ़ रहा है, फिर भी आपको रेड सिग्नल सामने लग चुका है, फिर भी आप गाड़ी फास्ट चलाते जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? कंपल्सरी होगा सर। ऐसी रीति पहले एक ऋतु ज्ञान। हाँ, अभी देखो एल्सा बहन के पास किसी ने कलरफुल चित्र भेजा है और वो आपको दिखा रहे, भले गुजराती में दिखा है लेकिन बहुत अच्छी तरह से एक टेबल बनाया हुआ है कलर में। तो ये आप पहले इसको देख लीजिए और फिर ये आपको सबको भेज देगी। हाँ, तो अब थोड़ा सा अभी ये जो कलरफुल चित्र है एनलार्ज करिए। हाँ, और थोड़ा हाँ, अब देखिए इसके अंदर जो है अलग अलग तरीके से, बीच में केंद्र में शब्द है ऋतु चक्र। इधर देखिए, और पहला राउंड देखिए, येलो में उनालो, व्हाइट में चोमासु, ग्रीन में शीत। मतलब those who are believing in only 3 seasons, so that is called the 3 seasons. So you have to divide 3 seasons by 12. तो 4-4 महीने की एक सीजन चलेगी। अब सेकेंड राउंड देख लो, उसके पीछे 6 ऋतु, 3 को 6 ऋतु में जब डिवाइड किया है, ख्याल आया कि नहीं, तो उसके अंदर वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। अब इधर से नंबर 1 अगर आप वर्षा को दो, वर्षा, शरद और हेमंत ये चल रही है दक्षिणायन में, और ग्रीष्म, वसंत, शिशिर ये चल रही है ऊपर जो है वो उत्तरायण में। हाँ, थर्ड राउंड देखिए, आपको टाइमिंग दिया है, मतलब डेट दी है। अब डेट के हिसाब से आप समझ सकेंगे कि कब किस डेट के अंदर जो है किस महीने में कौन सी सीजन आती है। आपको जनरल ये लीजिए कि भाई चलो अभी चल रही है आषाढ़ श्रावण, 16 जुलाई से 15 सितंबर तक इंडिया में रेनी सीजन हो। अब ये चार्ट अकॉर्डिंग टू इंडिया है, आपके वहां पर का चार्ट डेट है बदल जाएगी साहब, वहां जैसे। अब आषाढ़ श्रावण में अगर वर्षा आई तो उसके बाद भादरवा आसो आएगा। अब कहीं कहीं पर क्या है, श्रावण भादरवा को जो है रेनी सीजन में लिया है और आषाढ़ जो है ग्रीष्म ऋतु में चला जाता है। अब इधर देखेंगे तो ये इंडियन नेम्स ऑफ मंथ्स है। ભાદરવો અને આસો, એટલે ભાદરવામાં આપણા પર્યુષણ હોય છે, સંવત્સરી આવે છે। હવે અહીંયા 16 सितंबर થી 15 नवंबर लख्यो છે। अब ये महीने उन्होंने इसमें दिए हैं सर। अब इसके अंदर आपको ये ख्याल आना चाहिए कि ये वर्षा ऋतु में मैक्सिमम क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसा खाना, कैसा नहीं खाना, टेस्ट कौन सा होना चाहिए, किस प्रकार से। आपने भी सब लोगों ने विपिन भाई पर्युषण में कल्पसूत्र सांभळ्યું છે? हाँ जी सर। पर्युषण के अंदर आपने कल्पसूत्र सुना होगा ध्यान से। तो चौथा व्याख्यान जब चलता है कल्पसूत्र का, उसमें सिद्धार्थ राजा, त्रिशला माता, उनका लाइफ है, उनकी बायोग्राफी है उसके अंदर डिटेल में। तो वो जो है उस समय त्रिशला माता बहन शी इज प्रेग्नेंट, और उस समय उनको जो अपने उनके सब फ्रेंड्स जो है अपने गुजराती में बडेरी, मतलब घर के अंदर एक्सपीरियंस वाली जो बड़ी महिलाएं हैं वो उनको सिखाती जाती है, कहती जाती है। उन्होंने वहां पर क्या लिखा है, वर्षासु लवणम अमृतम, एक ये डेफिनेशन आ गई। इस तरीके से उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र का नियम बनाया। वर्षा ऋतु जब चलती है तब लवण मतलब सेंधा नमक, ये जो रॉक सॉल्ट है वो इस सीजन में आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है, ख्याल है। लेकिन यही आप जो है मई जून में अगर लवण ज्यादा खा लो तो आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो मई जून कौन सा है इसमें देखिए, उनालो।
तो जिसको हम गर्मी की समर सीजन कहते हैं, समर के अंदर सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, लेकिन रेनी सीजन में आप सॉल्ट डबल खा सकते हो, ये फर्क है। अब आप तो क्या कहेंगे कांति भी कैसे, हमारे तो 12 મહિના એક સરખું જે સોલ્ટ આવે છે જેટલા રસોઈમાં નાખે છે જે પ્રમાણે આવે છે ખવાય। शायद आपके वहां पर समर सीजन नहीं आती होगी, आपके वहां पर हमेशा ही विंटर रहती होगी, स्नोफॉल रहता होगा, वॉटेवर। अब सब देशों में अलग सीजन है। हाँ, तो सीजन के हिसाब से डाइट में चेंज जरूर करिए। अगर आप समर सीजन में हैं और आप फिर भी नमक ज्यादा खा रहे हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, आंख कमजोर होगी, आंख के नंबर बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड में हाई ब्लड प्रेशर होगा, किडनी को नुकसान होगा, किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ेगा, कितने बीमारियां आपको लगनी शुरू हो जाएंगी। एक गलती आप करेंगे कि हाँ सब सीजन के हिसाब से आपको जो वर्ज है बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं खाना चाहिए, वो आप डबल खा रहे हो। अब हमारे मन क्या है कि मेमोरी में सब कुछ स्क्रू सेट है, मीठा वगैरह कहीं खवाए नहीं। अब इसका क्या करना साहब, कहीं तो જોઈએ नहीं साहब, मीठू तो જોઈએ नहीं, आना वगैरह केवी રીતે खवाए। अब किसी को लगता है कि शक्कर तो चाहिए साहब, बिना शक्कर के दूध थोड़ी पिया जाता है कभी। अब ये समस्या आ गई, समझाए क्या करना। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि शक्कर भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, दोनों साथ में डालते हैं, दोनों। अब इंडिया में होंगे, आपके वहां मुझे मालूम नहीं होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, समझे कि नहीं। अब करना क्या है समझे, तो जो चीजें जिस तरह से विरुद्ध हैं उनका विरुद्ध के रूप में ही स्वीकार करो। क्षेत्र विरुद्ध कौन है, काल विरुद्ध कौन है, देश विरुद्ध कौन है, प्रकृति विरुद्ध कौन है, पदार्थ विरुद्ध कौन है, रस विरुद्ध कौन है, गुणधर्म विरुद्ध कौन है। बोलो, ये कितने अलग अलग प्रकार के विरोधी मैंने बताए हैं। बोलो, नीता बेन मेहता जी बोलेंगे? नहीं, क्षेत्र विरुद्ध कौन छे, काल विरुद्ध कौन छे, द्रव्य विरुद्ध, द्रव्य विरुद्ध कौन छे। अब कोई एक एक याद कराएंगे तो आप बोलेंगे, समझे। हाँ, बोलेंगे ना। अजय जी परीख नहीं, जिने भाई केशर देवी भाई। हाँ, ये शब्द जो है मैंने आपको दिया था। अब इस शब्द के साथ में आपको ये समझना है कौन किसके विरुद्ध चल रहा है। ये पहले देखिए आपको कितने विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिया काल विरुद्ध कौन से हैं, क्षेत्र विरुद्ध कौन चल रहे हैं, इधर पदार्थ विरुद्ध आपके कौन चल रहे हैं, गुण विरुद्ध आपके कौन चल रहे हैं, ये प्रकृति विरुद्ध कौन चल रहे हैं, और ये ऋतु विरुद्ध आपके कौन चल रहे हैं, गुणधर्म के विरुद्ध आपके कौन चल, ये आपको सबको देखना चाहिए, समझे कि नहीं। स्वाद विरुद्ध भी है और ये स्वभाव विरुद्ध भी है ऐसा। अब ये सब प्रकार के इतने अलग अलग हैं, हम एक एक को अलग अलग एक एक दिन भी समझने की कोशिश करें तब जाकर के आपको ख्याल आएगा। अब आप समझ सकेंगे काल विरुद्ध का मतलब क्या हुआ। रात को दही नहीं खाया जाता है, ये काल है। क्या है, शाम मतलब शाम समझ लीजिए आप, शाम को 4 बजे के बाद भूल से भी दही कभी नहीं खाया जाता है, दही की आइटम नहीं खाई जाती है, दही की वस्तु नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, तो ऋषि मुनियों से तो कारण लिखा है, वहां तो बरोबर लिखा है। अब दूध की बात आए, दही की बात आए, तो ऋषि मुनियों ने काल के साथ में जोड़ दिया है। सुबह में आप उठ करके दही जरूर खा सकते हैं, लेकिन रात को भूल से भी नहीं खाना चाहिए। अब ये अलग अलग कारण जो बताए हैं, समझे कि नहीं, इन सब का हिसाब करना पड़ेगा। क्षेत्र विरुद्ध, इस क्षेत्र में यहाँ जो चीज नहीं होती है, बाहर के क्षेत्र की चीज यहाँ ला करके खाना, उसको बीमारी करेगी। अपने अपने हिसाब से चलिए साहब,
ख्याल है कि ना। अब ऋतु का विरुद्ध क्या आ गया? रेनी सीजन आ गई, अब आम नहीं खाए जाते हैं। जब आपको समर सीजन हो तभी आम खाने चाहिए। અહીંયા અમારે ત્યાં જેને આપણે કહીએ છીએ તરબૂચ અને ખરબૂજો, તમારે ત્યાં શું કહે છે? એલ7 બોલો. watermelon. watermelon. ખરબૂજા તો watermelon. અરે ખરબૂજાને શું કહે છે એમ પૂછ. cantaloupe. 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 चलो अब ये मस्कमेलन ये सीजन में Yellow वो melon. सीजन है वो समर सीजन है। ओनली इन समर सीजन यू कैन ईट द वाटरमेलन एंड दूसरा जो खरबूजा है, बट यू कैन नॉट ईट इन द रेनी सीजन, यू शुड नॉट ईट इन द विंटर सीजन। अब आज क्या हो गया, आज पूरी दुनिया के अंदर दुनिया मुट्ठी में छोटी सी हो गई, तो सब सीजन के फल सब सीजन में मिलने लग गए। किसी भी सीजन के फल जो है, और नहीं भी आते हो, नहीं मिलते हो, तो लोगों ने पैकेट फूड बना दिया। मैंगो जूस 12 months 12 ही महीने 365 दिन इट इज अवेलेबल। अब रस निकाल दो, पैकेट के अंदर पैक कर दो, उसको पेस्टिसाइड डाल दो, मैंगो जूस 365 डेज। टोमेटो जूस केचप में जो है 365 डेज। अब आप पहला बेसिक प्रिंसिपल समझ लो, anything which contains the preservatives, anything which contains the chemicals, anything which contains the insecticide, ये आपको जाकर बॉडी में नुकसान करेंगे करेंगे करेंगे, ये कैंसर तक आपको ले जाएंगे। ख्याल है कि नहीं? तो ये आपको पहले समझ लेना चाहिए। कोई केमिकल आपकी बॉडी में जाएगा तो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस करेगा और पित्त को बढ़ा देगा, तो वहां पित्त प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये सारी चीजें, केमिकलाइजेशन जो है वो जाते जाते कैंसर तक ले जाएगी। वो केमिकलाइजेशन वही जो है अंदर से जिसको हम बोलते हैं, वो आपको जो है कार्सिजेनिक करते जा रहे हैं। अब कार्सिजेनिक करते जा रहे हैं तो वो क्या परिणाम आएगा? मैं जब आपको चाय के बारे में समझाऊंगा तो चाय बनाने की रीत, व्हाट इज द रियल प्रॉपर मेथड टू मेक द टी, बोलो। अब તમારે ત્યાં કેવી રીતે બને છે, કોણ કેવી રીતે બને? રાજેશજી પરીખ कैसे चाय बनाते हैं आपको मालूम है? नहीं? प्रकाश जी शाह बोलेंगे? आशा बेग बोलेंगे? चाय नहीं पीते। सब लोग चाय के, हाँ चाय नहीं पीते हैं। बोलिए। चाय नहीं पीते हैं। चलो फर्स्ट प्राइज आपको। हाँ धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, फर्स्ट प्राइज आपको। हाँ जी, अब ये जो तरीका है बनाने का तरीका, चलो क्यों नहीं पीना वो तो अलग है, बनाने का तरीका कौन किस तरीके से बनाते हैं, कौन अंदर से किस तरीके से बनाते हैं, अब सही तरीके से कौन बनाते हैं। पीवा वाला कांतिभाई છે, તો કાંતિભાઈ તમને ખબર છે કેવી રીતે બનાવો છો? जी हूँ बनाऊं छू। पहले चाय को पत्ती डालते हैं, लेकिन चाय जो है ये केमिकल से बनती है ना, नेचुरल प्लांट तो होते हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं और फिर उसमें एडिटिव सब डाल के केमिकल्स आते हैं। चाय पत्ती डालो, फिर गरम करो, फिर दूध डालो और शक्कर डालो थोड़ी, और फिर दूध डाल के पी लो। तो सुस्ती उड़ जाती है चाय पीता हूँ तो। साहब जी मैं बोलूं? दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक फर्जी साहब जी पर छापा मारा और अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने के आरोप में कुछ सर, तुम्हारा महिलाओं बैकग्राउंड समेत 80 से का ज्यादा वो लोगों को गिरफ्तार कर दिया। जम्मू कश्मीर इसका म्यूट नहीं है। दूसरा टीवी बंद कर दो। हाँ फिर बोलो आंटी, वो हेमलता आंटी, उनके पीछे बहुत आवाज थी। हाँ साहेब जी गैस ऊपर पानी उकळवा देवानुं, उकळता पाણીમાં ચાની પત્તી નાખવાની, પછી ગેસ તરત બંધ કરી દેવાનો, 5 મિનિટ રાહ જોવાની, પછી તમારે ગાળીને લેવાનું ને એ વખતે પહેલેથી ઉકાળેલું જે દૂધ હોય એ જરૂર જેટલું ઉમેરવાનું, ના ઉમેરવું હોય તો વાંધો નહીં, તો બ્લેક ટી પી લેવાની।
અને 1 કપ चलो, ચામાં ये 1 तो ચમચી ખાંડ. બોલો કાંતિભાઈ, તમારો ને એમનો બે તો વિરુદ્ધ આવે છે. શું સમજવું? मेथड अलग थी। महाराज साहब ये चाय हुई कब से शुरू? ब्रिटिश लोग आए तब से चाय शुरू हुई ना, पहले चाय थी। ब्रिटिशर लोग जब हिंदुस्तान में आए उन्होंने चालू की है, लेकिन अब आप जो बनाते हो और ये डॉक्टर नीली मैन जो है, तो दोनों में मेथड टोटली चेंज हो गई सर। अब कौन सी सही मेथड है बताइए। मेरे लिए मेरी सही मेथड लेने है, उनके लिए वो सही मेथड है। साहब जी सही लगेगी। हेमलता आंटी हाँ बोल- बोलिए। हाँ, मैं तो नहीं पीती हूँ, मगर मेरी बेटी के घर में मैं रहती हूँ तो वहां पर बनाते हैं तो चा पानी रखते, उसमें हरी चाय आती है, पत्ती आती है हरी चाय की, वो डालते हैं, पुदीना डालते हैं, अदरक डालते हैं, बाद में चाय पत्ती डालते हैं, वो सब उकड़ जाएगा, उसके बाद शक्कर डालते हैं और फिर दूध डालते हैं। चलो बहुत अच्छा। अभी वो टेस्ट तो मेरे को नहीं धन्यवाद। मालूम, वो लोग ही पीते हैं। बस करो बस करो बस। બોલો કાંતિભાઈ, હવે એ બરોબર છે? 3 જણાની 3 રેસીપી થઈ ગઈ. મને તો ચા બોલો હોય બીનાબેન, તમે નથી? ચાલશે, પણ દૂધ ને ખાંડ થોડી જોઈએ, કારણ કે મને ખાંડ બીનાબેન તમે મીનાબેન, શું અમારે છે? તમે કેવું બનાવો છો? હા નથી એ તો બનાવતા? ના ના આવડે છે. પહેલા જોઈતી હતી બહુ, આવડે હવે છે? એકદમ ઓછું થઈ ગયું છે. પણ પાણી ઉકાળી અને એની અંદર આવડે? હા આવડે જ ને. પાણી ઉકાળી અને બોલો ને. પછી ચાની પત્તી નાખવાની અને પછી એલચી સૂંઠ એ હશે અને પછી દૂધ. चलो नीतिबेन, आप तो नहीं पीते ना, मालूम ही नहीं है। मुंबई में कालबा देवी जाओ ने, कालबा देवी झवेरी बजार मुंबई में बाहर बनाता हो धड़ाधड़, एक कप बनावीने आपे घरमा गरम। चलो अब आप ये बात छोड़ो, अब ये सबसे गलत तरीका आपका सबका है, समझे कि नहीं? सब गलत तरीके में जा रहे हैं और इसके कारण नुकसान क्या हो रहा है शरीर के अंदर? पित्त प्रकोप बढ़ जाता है, ख्याल है कि नहीं? अब शरीर में जब एक तो पदार्थ विरुद्ध कौन सा हो गया, इन्होंने बीनाबेन ने बताया कि चाय में सूंठ भी डालते हैं, ख्याल है कि नहीं? अब वो फायदे में है कि नुकसान में है, उनको कोई ज्ञान है कि नहीं, उनके बाजू में है, जनक भी देखा थी એટલે। अब इसके बाद में आपको अंदर अंदर समझना तो पड़ेगा सब। तो पहली बात तो ये है कि एक तो चीज वैसे भी नुकसानकारक और फिर बनाने का तरीका और नुकसानकारक। अब बनाने के तरीके से अगर आप चल रहे हो तो डबल नुकसान हुआ। एक तो वस्तु का नुकसान है ही है और दूसरा बनाने के तरीके का नुकसान, वो आपके शरीर के लिए पॉइजन बन जाएगी और शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानकारक बन जाएगी। हम खुद ही अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। शरीर में हमारी दोनों किडनियां ऐसी है कि अगर आप उसको थोड़ी भी नहीं छेड़ो, अगर आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो दोनों किडनियां मृत्यु की अंतिम श्वास तक आपको बरोबर काम करेगी। आप सोचिए, समझे कि नहीं? एक बार हार्ट का नुकसान थोड़ा चला लेंगे, लेकिन किडनियों का नुकसान तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे बड़ी महत्व की चीज है, अगर किडनी थोड़ा सा भी अपना फंक्शन कम कर दे तो सीधे हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन जब हम खुद अपनी तरह से चला करके किडनी को नुकसान कर रहे हैं, कौन नुकसान कर रहा है किडनी को? कैसे नुकसान हो रहा है किडनी को? ज्यादा नमक से, ज्यादा शक्कर से, ज्यादा चाय से, या ज्यादा जो है व्यसनों से, एडिक्शन से, जो लोग अपनी तरफ से ज्यादा नुकसान करते हैं साहब, तो एक बात ध्यान रखिए कि हार्ट और किडनी दोनों ऐसे हैं कि एक बार नुकसान होने के बाद रिकवरी जल्दी नहीं होती है, फिर बाद में उसको रिकवर करना, ये किडनी को फिर से रीएक्टिवेट करना वेरी डिफिकल्ट। लंग्स को या लीवर को या पैंक्रियास को आप फिर से वापस रीजनरेट करके तैयार करें,
इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये हम अपनी तरफ से नुकसान कर रहे हैं, और कैसा नुकसान कर रहे हैं इसके लिए ये कारणीभूत निमित्त है सभी विरुद्धों के अंदर। इन विरुद्धों के अंदर क्यों किसके साथ कोई विरुद्ध होता है, ये हर चीज एक एक आइटम हमको यहाँ समझने में एक अलग अलग तरीके से 1 महीना लगेगा। साहिब जी, इट इज टाइम, एक्चुअली पता नहीं चला कैसे टाइम चला गया, बट इट इज टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। इज इट ओके? वी कैन स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट? हाँ, ओके, सो प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अनाउंस वन बाय वन। फर्स्ट अशोक गडाला जी। हाँ, मथेना वनामी महाराज साहब, मैं ये चाहता था कि भी आप ये ऋतु अनुसार खाने का अगर आप चार्ट बनाए तो हमको समझने के लिए अच्छा रहेगा। जैसा आपने जो चार्ट बनाया है वैसे खाने का भी एक चार्ट बना दे कि 20 ऋतु में ये चीज लेनी है नहीं लेनी है करके। मैं उसी पर चला रहा हूँ, सब्जेक्ट उसी पर चल रहा है, वो कंटिन्यू है। लेकिन अभी पहले ऋतु का परिचय देते देते, प्रकृति के साथ देते देते, प्रकृति के प्रकोप आदि का समझाते समझाते आपको मुझे उसी पर आना है, चलेगा उसी पर आना है, तो धीरे धीरे उसी विषय पर मैं आता जाऊंगा। जरूर जरूर है कि हमारे ये जल्दी पूरा हो जाता है, ये पता नहीं चलता है। यस, नाइस। प्रवीण भाई। बता, सुबह खाने के पहले यदि गैस डकार आ जाए तो समझ लेना गैस है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है भाई, आपका शरीर सिग्नल दे रहा है, शरीर सिग्नल दे रहा है कि ऑलरेडी जो है वात तक प्रकोपित है। अब वात प्रकोपित है, ये सिम्टम है वात के, डकारें आना ये सिम्टम है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मेन रूट कॉज कहाँ है कि इनडाइजेशन। ड्यू टू दैट इनडाइजेशन आपको जो है शरीर में अजीर्ण अपचन चल रहा है। ऑलरेडी पहले का खाया हुआ पचा नहीं है, ऑलरेडी पहले का खाया हुआ विसर्जन होकर के पेट साफ नहीं हुआ है। इसके कारण एक वायु का प्रकोपित हो जाने से गैसेस ओवर हो रही है। तो शरीर के सिग्नल को भी समझने की कोशिश करिए, ख्याल है कि नहीं? अब यही हमको समझना है, यहाँ पर प्रत्येक सीजन के साथ डाइट के पूरे सिस्टम हमको समझना है। ये तो महीना 2 महीना चलेगा ये चार्ट जो है, चित्र। साहब जैसे सुबह गर्म पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं। आप गर्म पीते हो क्या पीते हो वो नहीं, आपने अपने शरीर के सिम्टम के हिसाब से पीना है। आप समझिए पहले, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम आपको किस समय कौन सा कैसा करना है वो आपको देख करके चलना है, तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रसीलाबेन, रसीलाबेन। સાહેબજી જે ફોરેન થી ફ્રૂટ આવે છે એ આપણે ધર્મના હિસાબે ભક્ષ્ય છે કે અભક્ષ્ય છે? આવતા આવતા જે ટાઈમ થઈ જાય એટલામાં એ ભક્ષ્ય થઈ જાય છે? એ લોકો એની બધી પ્રક્રિયા કરીને મોકલે છે। अब वो फॉरेन से आता है, दूर से आता है, लंबे से आता है, कितने टाइम में आता है, शिफ्ट में आता है कि बाय एयर आता है, तो जितना टाइम जो लगे, अब वो आपकी प्रकृति में देखिए, भक्ष्य अभक्ष्य मत देखिए। भक्ष्य अभक्ष्य ये धार्मिक नियम है, और यहाँ हमारे शरीर के लिए बात शरीर की शारीरिक प्रक्रिया है, फिर काल है तो काले की प्रक्रिया है, सब में आपको देखना है तो समझ में आएगा। राजेश परीख भाई, राजेश भाई परीख। સાહેબજી, તમે કીધું આપણે કોલેસ્ટ્રોલ વિન્ટરમાં વધારે થાય या કફના કારણે વધારે થાય છે, તો ઈ સિઝનલ પણ વધારે ઉપર નીચે થાય કે પછી એમાં કેવી રીતે ફરક આવે? बट नेचुरल है कि विंटर के अंदर आप हैवी डाइट लेंगे, घी तेल की गुड़ की शक्कर की मिठाइयाँ वगैरह। विंटर आते ही आपके घर में श्रीमती जी गुन्ना लाडू बनाव से, कोई बीजा लाडू बनाव से, कोई क्या क्या बनाएंगे, कोई क्या क्या बनाएंगे।
अब उन्होंने बनाए अपने टाइम के हिसाब से, हर साल बनता है ये सीजन आने पर। विंटर है ना तो जरा थोड़ा सा खा पी करके लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका डाइजेशन उस लड्डू के समकक्ष है कि नहीं है। विंटर बहुत अच्छी हेल्दी सीजन है, हेल्थ बनाने की सीजन है, लेकिन जिन लोगों का डाइजेशन नहीं है वो विंटर में लड्डू खाने जाएंगे तो बीमारी उनकी कफ की बढ़ने वाली, उनका कफ प्रकोपित होने वाला है। कई लोगों को विंटर में कफ सर्दी खांसी इतनी होती है कि कफ भी घी की तरह से इतना जम जाता है, और पूरी विंटर उनके 2 महीने 3 महीने खा कफ के में ही पूरा हो जाता है। उस विंटर सीजन दुनिया के लिए अच्छी है, सबके लिए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या होगा, इनडाइजेशन होने से जो है वो जाकर के आम बनेगा, वो बॉडी में जाकर के कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। चीजें भी वैसी है, सीजन भी वैसी है, इनडाइजेशन भी है, और फिर भी आप खा रहे हैं। अब घर में सब बना रहे हैं, सब खा रहे हैं, અને તમે ન ખાઓ તો કેમ ચાલે? ના અડધો તો લો ને તમે, હવે બધા ખાય છે તો અડધો તો લો, તમે પણ લો। अब ये करते करते जिनका डाइजेशन नहीं होते हैं उनको भी खिला देते हैं और खाना पड़ता है। एक टेबल पर सब बैठे हैं तो सबको खाना पड़ता है। अब क्या करें साहब, अब ये आज की फैशनेबल चीजें आगे बोलो। अब मैं खाने बैठने के लिए सोचता हूँ कि आपको टेबल पर खा के बैठना चाहिए कि नहीं, खड़े खाना चाहिए कि नहीं, खड़े खड़े पानी पीना चाहिए कि नहीं। अब ये बारीक चीजें हैं, लेकिन ये आयुर्वेद शास्त्र के अंदर सबके बारे में डिस्कशन किया गया है। किस पोजीशन में, किस पोस्चर में बैठकर खाओ तो फायदा होता है, किस पोस्चर में न बैठते हुए विपरीत ढंग से खाओ तो नुकसान कैसे होता है। अब देखिए, ये है आयुर्वेदिक शास्त्र। माइन्यूटली ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी ऑब्जर्व बाय द ऋषि मुनि। अब आज सब जगह पर चल रहा है सब बुफे सिस्टम, खड़े खड़े थाली हाथ में लेकर खाओ। हमारे देश में तो बोलते हैं खड़े खड़े थाली हाथ में लेकर खाए वो भिखारी होते हैं। क्या बोलना, किसको भिखारी बोलना आज की तारीख में? वो लाइन में खड़े हैं, सब बुफे के लिए हाथ में लेकर के खा रहे हैं। हाँ बस बस, अब आगे बात देखो। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है, बिल्कुल गादी तकिया के ऊपर बरोबर उनको बैठाए गालीचे पर, सामने टेबल पाटला हो, पालखी लगाकर नीचे बैठे हो, और फिर जो है भोजन करने के लिए। अब ये सिस्टम है, लेकिन अब ये सब धीरे धीरे जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर हावी हो रही है, बूट चप्पल भी नहीं खोलना है, आज कुछ भी हो डिश लेकर खड़े खड़े खाओ सब। अब ये तरीका ही गलत है। खड़े खड़े बॉटल लेकर के पानी पियो, खाने के बाद तुरंत जो है पानी पियो बॉटल लेकर के, या खाने के बाद आइसक्रीम खाओ। ये मूर्खताओं के लक्षण जो हमारे यहाँ आ गए, इसलिए बीमारियां बढ़ रही। किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये इतनी गलत चीजें, इतनी गलत की मूर्खता का शब्द प्रयोग करना पड़े, ऐसी नौबत आ गई। ऐसा कभी मत करिए साहब। बहुत अच्छी तरह से खाने के लिए भी आप वस्तु का रिस्पेक्ट करिए, और आप जिसके यहाँ जा रहे हैं, आप घर में ही खा रहे हैं तो बिल्कुल रिस्पेक्ट करिए। जमीन पर थाली नहीं रखते हैं, कम से कम 4-6 इंच के पाटले पर रख करके खाते हैं। इसलिए हमारे आचार के नियम बन गए साहब। व्रत पचकान एकाशना ब्यासना अबिल करते हैं तो बोले उसमें अतिचार आता है, पाटलो डगडग तो फेड़ो नहीं, ये अतिचार के रूप में है। पाटला भी आपका नहीं हिलना चाहिए, ऐसा है। तो ये सारी चीजें बताई गई है। अब ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। I will try my best to give you the proper knowledge, but you may change in your life or not. You are responsible for that. अन्नई साहब, अब डाइनिंग टेबल तो हमारा फिक्स हो गया है, अब उसके सिवाय तो बैठ ही नहीं सकते खाने के लिए, बाकी की जगह ही नहीं बचती। ऐसा नहीं है। डाइनिंग टेबल इज नॉट गुड फॉर ईट द फूड। अब ये चीजें आपको गलत लगती होगी, महाराज ये बोलते हैं चलो छोड़ो भाई, हम अपने अपने हिसाब से खाएंगे। आवी बातों में महाराज नहीं आते, क्या माथा कुट करे। ये महाराज बात कर रहे हैं सदियों पुरानी बाबा आदम के जमाने की, एंड नाउ वी आर ऑलरेडी एकदम चेंज हो गए हैं साहब। टाइम तो ऑलरेडी चेंज, हम तो इतने भले एक्सपर्ट हो गए कि बात मत कुछ, और वो अपने आप को मॉडर्न कहलाते हैं।
लेकिन आहार के लिए आपको कभी मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। ललिता जी। चलो कल हम जो है सर जी दो क्वेश्चन है, खाली 2 क्वेश्चन। ललिता जी। सर जी आंवला कौन से सीजन में खाना चाहिए? आंवला एक ऐसा फल है कि 12 ही महीने खा सकते हो अगर अवेलेबल हो तो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आपको विंटर में ही मिलने वाला है। वो विंटर का है, ठंडियों के दिन में आंवला आता है, बहुत अच्छा है। अब जो है आज की तारीख में और जगह से अलग अलग तरीके से टाइम में मिल जाता है तो अच्छा है। एक ही फल ऐसा है, बाकी दूसरे फल नहीं खाए जाते हैं। बोलिए सर। और दही को है ना कढ़ी बना के 4 बजे के बाद में खा सकते हैं? कई दही की जो है कढ़ी आप बनाओ, कढ़ी बनाने का तरीका आपका हो, फिर भी आपको 4 बजे के पहले दोपहर को ज्यादा अच्छा है। अब दही का कढ़ी बनाना सबसे गलत तरीका है। दही को गर्म किया नहीं जाता है, दही को गर्म करो तो नुकसान होता है, लेकिन अब बेसन के आटे के साथ आप गर्म करके बनाते हो। ये रीति रिवाज तो घुस गया, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र के विरुद्ध। नीति बेन। नमो। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि गर्मी में हमें ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, तो गर्मी में जैसे पसीना तो बहुत आता है, तो उस टाइम वो कहते हैं ना नमक और चीनी थोड़ा, क्योंकि पसीने में निकल जाता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए, वो नहीं फिर लेने? ये कहने वाले आयुर्वेद शास्त्र के जानकार नहीं। आप जैसे ही नमक कम कर दो आपका पसीना कम हो जाएगा। और नमक जितना खतरनाक है उससे 10 गुनी ज्यादा शक्कर खतरनाक है, ध्यान रखना। मैं नमक का भी बोलूंगा, शक्कर के लिए अलग से क्लास लेकर के भी समझाऊंगा। अगर आप जो है समर सीजन के अंदर, क्योंकि नेचुरली आपके समर सीजन में किडनी काम कम करती है, स्किन काम ज्यादा करती है, और स्किन किडनी का काम कर रही है जस्ट टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी। ख्याल है? तो किडनी के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो जितना नमक फिल्टर कर सकती है उतनी स्किन की कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए आपको जो है नमक समर सीजन में तो बहुत ही घटा देना चाहिए। और अभी जो है रेनी सीजन आ गई तो नमक भी ध्यान रखिए। पहले तो पदार्थ का स्वरूप भी आपको समझना है। रॉक सॉल्ट है तो ही आप जो है रेनी सीजन में खाएंगे, ब्लैक सॉल्ट है तो ही आप रेनी सीजन में खाएंगे। ये आपका टाटा सॉल्ट तो 365 दिन में एक दिन भी टच नहीं करना चाहिए, भूल से भी टच मत करो। एक्सेप्ट द रॉक सॉल्ट, एक्सेप्ट द ब्लैक सॉल्ट, यू शुड नॉट टच एनी अदर सॉल्ट। ये बहुत अच्छी तरह से नियम समझ लो, क्योंकि जो टाटा सॉल्ट है या निरमा सॉल्ट है या जिन लोगों ने आयोडाइज सॉल्ट बना दिया है, वो 2 केमिकल इकट्ठे करके उसको पॉइजनस कर दिया है। बहुत खतरनाक पॉइजनस हो गया ऐसा। ये तो आपको सबको समझ नहीं चाहिए कर रही है ना साहिब जी, गवर्नमेंट तो उसी को रिकमेंड कर रही है। गवर्नमेंट क्यों नहीं? गवर्नमेंट थोड़ी आयुर्वेद शास्त्र वाली है। ये तो आप समझ लेंगे ना, आपको भी ख्याल आ जाएगा। ओके सर जी। सो कल गवर्नमेंट में कल tomorrow we will have a Granthi Ved class at 8 p.m. India time and 10:30 a.m. Eastern Standard Time. Please do join with your notebook and pen and draw the diagram and also refer the chart. Please join tomorrow also. Thank you so much. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसारणम् एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सव्वेसिं परमम् अभयमङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो
नमोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहुमंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शासनम् धर्मलाभ त्रिकाल वंदना साहिब जी। प्रणाम त्रिकाल वंदना साहिब जी त्रिकाल वंदना साहिब जी त्रिकाल वंदना બધાને પ્રણામ. मथे वंदामी साहिब जी, मथे वंदामी साहिब जी। सबको प्रणाम. See you all tomorrow at 8 p.m. I think this was very good session. Actually बहुत अच्छा था. आज का class was really good because you know the time. Everybody मिच्छामी दुक्कड़म. किसी को प्रॉब्लम था salt का, you know, it's better to drink a lot of water then. We can discuss on that. ओके ओके। बहन आपने कल है ना